हाय एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई होप आप सब लोग स्वस्थ हैं और आप सभी लोगों ने ये ऑल इंडिया जो ओपन मॉक सीसैट हुआ उसे अटेम्प्ट किया होगा। मैं उस पेपर का डिस्कशन लेकर के तुम्हारे सामने यहाँ पर खड़ा हूँ। 80 प्रश्न हम लोगों के सामने आएंगे। 80 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने थे इस पेपर में, राइट? और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनके मैं आंसर्स तुमको बताऊंगा। कुछ कुछ डिस्कशन जहां पे मुझे उपयोगी लगेगा वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, राइट? मेरे साथ में ये प्रिंट आउट है पेपर का और मैं इसको काफी कंसल्ट करूंगा इस पूरे डिस्कशन के दौरान। ओके, लेट्स सी। और देखते हैं, करीब 26 क्वेश्चन इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हैं। 27 प्रश्न इसमें गणित से आए हैं और 27 प्रश्न इसमें बाकी तुमसे रीजनिंग पूछी गई है, राइट? तो आइए इन सभी प्रश्नों को एक बार सिरे से समझने की कोशिश करते हैं एंड लेट्स सी हाउ वी परफॉर्म, राइट? टेक केयर ऑफ दिस ना। आओ, जो पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने आया बेटे, जो पहला क्वेश्चन था तुम्हारे सामने, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध था ये पेपर। आई होप तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो पेपर को देखने का, अटेम्प्ट करने का। खासकर वो बच्चे जिन्होंने सेंटर पर जाकर के ये दिया है, उनके लिए आई होप ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो। इट वॉज एबल टू सिम्युलेट अ रियल टाइम एक्सपीरियंस। ये उम्मीद के साथ में ये डिस्कशन शुरू कर रहा हूं बेटे। देखो, सोलर पावर के इर्द गिर्द तुम्हें काफी पैसेजेस आएंगे, राइट? हम लोगों ने जो क्लासेस में भी डिस्कस किया था वेरियस बैचेस के साथ, जब मैं पढ़ा रहा था ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक, तो हमने कुछ टॉपिक्स दिखाए थे, देखे थे, साथ में डिस्कस किए थे कि कैसे बेटा इन इन पर ज्यादा आने की उम्मीद है पैसेजेस। तो सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें अपने ध्यान में रखना चाहिए। और देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया तुमसे कि भाई सबसे रैशनल इन्फरेंस यहां पे कौन सी थी, राइट? इसका सही उत्तर है, जैसा कि यहां स्क्रीन पर भी लिखा तुम्हें दिख रहा है, ए, राइट? ए जो है एक अच्छा लॉजिकल इन्फ्रेंस है। इसमें मैंने तुम्हें पहले भी बताई है ये बात और फिर से दोहरा रहा हूं बेटे, हमेशा किसी भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पहले दो ऑप्शंस आपको एलिमिनेट करने होते हैं। सबसे पहले सही आंसर मत ढूंढो, पहले दो गलत आंसर ढूंढ लो और उनको काट दो। बचे दो में कौन सा कम गलत है, कौन सा बेहतर है, ये सोच के चलोगे तो कभी गलती नहीं करके आओगे। सी और डी बहुत आसानी से यहां पे एलिमिनेट हो रहे थे, राइट? क्योंकि ये एकदम पैसेज के ऑपोजिट जाके बात कर रहे थे। क्योंकि यहां पे देखो ना, आखिरी लाइन बहुत प्यारी है, सोलर पावर मे बी अ वैल्यूएबल टूल बट इट कैन नॉट बी द पेनेसिया। अच्छा, पेनेसिया का अर्थ अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो तुम्हें दिक्कत हुई होगी, लेकिन दिक्कत अगर हुई तो तुम उल्लू हो और उल्ली हो। बगल में हिंदी में लिखा है, वो किस दिन देखोगे? देखो। और जो हिंदी में पढ़ रहे हैं, अगर कहीं फंसी है तो अंग्रेजी में देखिए, राइट? देखो लिखा है रामबाण, मतलब ये रामबाण नहीं है। तो अगर यही लाइन तुमने ध्यान से देखी होती तो सी और डी काट दिया होता तुमने, इजंट इट? चलो, सेकंड पैसेज देखो, ये भी बड़ा प्यारा पैसेज था भाई। ये था यूरिया पर और एनपीके, पोटैश, सल्फर, राइट? ये जो हम पढ़ते रहते हैं उसी के बारे में था ये सब कुछ। और हमसे पूछा गया था कि महत्वपूर्ण मैसेज इस परिच्छेद में, इस गद्य में क्या संदेश छुपा हुआ है, राइट? और ये कह कुछ इस दिशा में बात कर रहा था, इस टोन में बात कर रहा था कि भारत ने, सरकार ने 2 स्कीम लॉन्च करी हैं, पर उसके बावजूद भी कुछ बहुत ज्यादा होता तो नजर आता नहीं यार। ये लोग अभी भी देखो वही यूरिया और कुछ डीएपी करके बोल रहा था वो यूज कर रहे हैं। तो अगर ये समझ लिया ना तो ए और डी तुम काट के आओगे तड़ से, और बी और सी जब पढ़ोगे ना तो तुमको लगेगा कि यार, अब देखो जब उसने कहा है कि 2 स्कीम्स सरकार ने बड़ी एम्बिशियस चालू की लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ा।
क्या तुम इससे ये कह सकते हो कि भैया नो मैटर हाउ मेनी, है ना, चाहे जितनी भी योजनाएं सरकार लाए, वो कुछ नहीं कर पाएगी इस मामले में, नॉट एट ऑल। राइट, तो इस तरह की चीजों को काटना सीखिए, बहुत जरूरी है बेटे, परीक्षा अब सर पे है। तीसरा पैसेज, ये बहुत प्यारा पैसेज था, एज इज जस्ट अ नंबर। राइट, मेरे सफेद बाल देख के तुम समझ ही गए होगे कि मेरे लिए काफी जो है भावुक कर देने वाला पैसेज रहा होगा, और था भी, काफी प्यारा लिखा गया पैसेज है। इसको भी मुझे लगता है कि अगर तुमने ध्यान से पढ़ा हो, खासकर एक लाइन जैसे हिंदी में जिसे लिखा है, दुनिया, लोगों को एहसास होता है कि दुनिया युवाओं के लिए बनी है, वर्ल्ड इज बिल्ट फॉर द यंग। अगर ये लाइन तुमने पकड़ी होती ठीक से, तो तुम्हें समझ में आता कि जो डी है ना, ये बेस्ट ऑप्शन, बाकी सारे जो है ना, वो बहुत अजीब ऑप्शन, वो काम की बात कर ही नहीं रहे हैं। तो इन चारों में सबसे बेहतरीन आंसर ये है। कौन सा ऑप्शन है? तीसरे का, डी। चौथा भी एक अच्छा पैसेज है, और इसका आंसर निकल के आया बेटे, ए और डी कट जाएंगे चौथे में। मैं चौथे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटे, जो लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है, पारदर्शिता की बात कर रहा है, और कह रहा है जब पारदर्शिता होती है तो पीपल पार्टिसिपेशन होता है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और गुड गवर्नेंस होती है, कुछ इस तरह की बात इसने बोली है। राइट, तो अगर तुम वो ध्यान में रखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि भैया ट्रांसपेरेंसी वाला सी ऑप्शन जो है, ये बेस्ट आंसर है। ए और डी अच्छे ऑप्शन नहीं है बेटे, ए और डी अच्छे ऑप्शन नहीं है। मैं क्वेश्चन भी पीछे थोड़ा थोड़ा हटाता चलूं ना, हालांकि ये तुम पढ़ पा रहे होगे तो अच्छी बात है, मुझे लगता नहीं पढ़ पा रहे होगे, बट आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हारे पास पहले से पैसेजेस है ये, और तुम देख चुके हो। राइट, फिर इसके बाद कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आए थे बेटे, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आए थे, इंटरेस्टिंग थे। हालांकि मैं मैथ्स पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें उत्तर बताने की काबिलियत तो रखता ही हूं, और साथ ही साथ कुछ बेसिक प्रश्न थोड़े थोड़े बता भी सकता हूं। जो कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चन है, वो सॉल्व तो कर ले जाऊंगा किसी ना किसी तिकड़म से शायद कुछ को, लेकिन हाँ, तुम्हें शायद समझा शॉर्टकट ना पाऊं, तो वहां मैं नहीं घुसूंगा। ठीक है, तो वो मेरी लिमिटेशन रहेगी, सेशन की लिमिटेशन रहेगी, कि कुछ क्वेश्चंस में शायद मैं तुम्हें बेस्ट टेक्निक ना दिखा, या ना दिखा पाऊं, जो शायद बताई जानी चाहिए। राइट, अब जैसे पांचवा क्वेश्चन है भैया, देखो, एक स्टूडेंट है, उसने 1200 रुपए में कुछ किताबें खरीदी। ठीक है, अगर वो मान लो उसने एक्स किताबें खरीदी, ये सब तो तुम सॉल्व कर ही लोगे यार, आई एम अज्यूमिंग। मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ कुछ बता दूं क्या है? चलो बता देता हूं, आओ, इस वाले को टकरा गया तो बता ही देता हूं, कैसे नहीं बताता हूं। देखो सुनो, तो मान लेते हैं कि उसने एक्स किताबें खरीदी हैं। ठीक है, तो उसका मान लो क्या कहते हैं, हाँ अच्छा, अब जैसे कि क्या कहते हैं, अगर उसने x+6 खरीदी होती किताबें, तो उसकी जो कॉस्ट है वो किताब की 10 रुपया लेस हो जाती। तो वो कितनी किताबें उसने खरीदी होंगी? राइट, यही तो कह रहा है। हम्म, इसको कैसे कर सकते हैं? आओ करें 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 करें, आओ करते हैं, चलो। हाँ, मान लेते हैं उसने y की कीमत पे x किताबें खरीदी 1200 रुपया में। अगर उसने x+6 किताबें खरीदी होती, तो 10 रुपया उसकी कीमत कम हो जाती, तो भी 1200 ही है ना? ऐसा ही तो कुछ बनेगा शायद यार। राइट, जो यार है।
इसका उत्तर निकल के आएगा बेटा सी। ठीक है, अब मैं तुम्हारा समय और अपना समय नहीं लगाऊंगा इस पे। सी इसका उत्तर बताया जा रहा है भाई। 24 किताबें उसने खरीदी। मैं जैसे इस किस्म के क्वेश्चन अगर मुझसे कभी टकराते थे और मैं फंस जाता था, तो मैं बेटा इसको ऑप्शंस लेके करने की कोशिश करता था, राइट, और मेरे अक्सर ये निकल ही जाते थे। अब मैं यहां पर तुम्हें वो टेक्निक समझाऊंगा तो उसका मतलब नहीं है यार, राइट। मैंने वही कहा ना, मैथ्स में मेरे थोड़े इस समय प्रैक्टिस नहीं है बच्चा, राइट। आई अपोलोजाइज, आई रियली अपोलोजाइज। राइट, छठे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, और उसका भी मैं बस अब उत्तर बताते चलूंगा, और माफी चाहूंगा यार। ठीक है, मैं छठा क्वेश्चन जो है बेटे, ये तुम्हारा उत्तर है इसका सी, राइट। ये उसका है, ये स्पीड का, डिस्टेंस का और टाइम वाले टॉपिक का है, ये इसका उत्तर है। फिर तुम्हारा है सातवां, इसका उत्तर है डी, राइट। आठवें का उत्तर आया है ए, नवें का भी है ए, दसवां ये थोड़ा सा एक लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग है, तो इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूं, देखो यार, राइट। सम पेन्स आर गुड, सम पेन्स आर स्मूथ। तो इसको ऐसे सोचो कि मान लो ये है पेन्स का पूरा सेट, सारी पेन्स यहां पर हैं। कुछ पेन्स हैं जो गुड हैं, तो मान लो ये गुड का सेट है। तो कुछ ऐसी पेन है जो गुड है, राइट। कुछ ऐसी पेन है जो स्मूथ है, तो स्मूथ का सर्कल यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते, राइट। तो ये दोनों कंक्लूजन तुम्हारी गलत सिद्ध हो जाएंगी यहां पर, राइट। इसका आंसर निकल के आएगा डी। फिर देखो, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आया इसके बाद बेटे। ये एक पॉलिटिकल पैसेज था, क्वेश्चन नंबर 11 की बात हम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कैसे वो नेशनल पार्टी का स्टेटस उसे मिल रहा है, इस पर कुछ पैसेज था ये, राइट। और अगर तुम देखोगे तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद एक सरसरी निगाह से ऑप्शन बी और सी मैंने बड़ी आसानी से काटा, ऑप्शन बी और सी मैंने बड़ी आसानी से काटा। बचे हुए ए और डी में ए ही एक ऐसा ऑप्शन था जो मुझे किसी भी काम का लग रहा था, राइट। आई थिंक इसी तरह से तुम्हें भी अप्रोच करना चाहिए, राइट। ए और बी और सी कटने चाहिए थे, और डी अगर तुम पढ़ते गौर से तो ए ही है जो कहीं ना कहीं पैसेज से इन्फर आप कर सकते हैं। 12वां भी एक छोटा सा परंतु अच्छा पैसेज था, 12वां भी एक अच्छा क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड assumption, राइट। इसमें सेकंड वाला जो है ना बेटे, सेकंड वाला assumption ये गलत है। तो ये बोल रहे हैं एडेप्टेशन चैलेंज इज नॉट एट ऑल सॉल्व्ड विद दीज मियर सॉल्यूशन, स्ट्रिक्ट स्टेप्स नीड टू बी टेकन। अगर उसकी धारणा ये होती तो वो ऊपर स्टेप्स बता क्यों रहा होता? यू फॉलो मी? सो दिस कैन नॉट बी अ वैलिड assumption फॉर द ऑथर। ऑन द अदर हैंड, अगर तुम पहला वाला ध्यान से पढ़ोगे, climate related risks are on the rise, so companies need to follow a cumulative and connected holistic approach, right? ये अगर तुम देखोगे ना, तो यहां पे देखो जो लिखा है सेकेंड लाइन पैसेज की, climate related risks are on the rise and necessitate that companies upgrade their operations, infrastructure and supply chains, राइट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हाँ, उसकी एक धारणा ये जरूर है कि कहीं ना कहीं पर अब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कंपनीज को एक हॉलिस्टिक रिस्पॉन्स देने की जरूरत है। ये एक अजम्पशन वैलिड बिल्कुल बन के आती है, राइट। हम लोगों ने क्लासेस में अजम्पशन वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए थे बहुत सारे,
और मैंने तुम्हें बताया था कि अजम्पशन कैसे चेक करते हैं, एक दो तरीके मैंने बताए थे आप लोगों को। आई होप जिन्होंने वो क्लासेस अटेम्प्ट करी हैं, अटेंड करी हैं, मात्र 14 घंटे की क्लासेस थी यार, राइट, बट आई एम वेरी हैप्पी विद द वे you guys responded. It was beautiful in the classes. I have never expected कि ऑनलाइन लॉजिक पढ़ाने में इतना मजा आ सकता है, राइट। इट वाज वेरी नाइस एंड आई होप जिन्होंने अटेम्प्ट करी उन्होंने जरूर फायदा उठाया होगा उन क्लासेस का। आगे बढ़ रहे हैं और उठा रहे होंगे और इम्तिहान के बाद भी उठाते रहेंगे। 13th क्वेश्चन में भी अगर तुम देखोगे तो दोनों ही अजम्पशन इनवैलिड लग रहे हैं। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा 13th का आंसर होगा डी, क्योंकि देखो ना पैसेज क्या कह रहा है कि भाई if the government makes it compulsory for new apartments and housing complexes to install rooftop solar or solar carports, it could encourage growth in the sector. तो वो ये कह रही है कि भैया हमको कंपलसरी बनाना होगा ये करने के लिए। तो ये जरूरी नहीं है कि इसके पीछे लेखक की धारणा ये होगी कि सोलर पोर्ट हमको सरकार को सब्सिडाइज करना है। हो सकता है वो सबसे कहे कि नहीं भाई आप लोग जो बाजार का दाम है उसमें खरीदिए, कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि उसका जरूरी नहीं है ना। आई होप यू गाइस थोड़े थोड़े ये देखो सटल होते हैं अजम्पशन वाले क्वेश्चंस, राइट। अच्छा दूसरा अजम्पशन देखो, कंपल्शन ओनली वोंट हेल्प, इट हैज टू बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट। वहां पे तो वो कह रहा है कि कंपल्सरी बनाओ, तो वो ये अज्यूम करके क्यों चलेगा कि नहीं कंपल्सरी बनाने से कुछ नहीं होगा यार, पहले उसको काम कर, मतलब पीपल शुड फॉलो इट एज वेल। हो सकता है वो उसका अजम्पशन हो, बट गिवन परिच्छेद में निम्नलिखित गद्यांश से वो बात नहीं आती, राइट। देखो थोड़ी थोड़ी सब्जेक्टिविटी होती है, थोड़ी थोड़ी सब्जेक्टिविटी होती है। कुछ कुछ क्वेश्चंस पे हम टीम के अंदर भी एक मत नहीं हो पाता है, राइट। लेकिन क्योंकि मेरे बाल ज्यादा सफेद हैं तो मेरी बात मान ली जाती है। So the point is कि yes there is an element of subjectivity, I completely agree and understand, right, but remember अपने रूल्स सही रखो। हमारा लक्ष्य ये मॉक कैट या सीसैट निकालना नहीं है, हमारा लक्ष्य सही से सोचना और पढ़ना है। सीसैट निकाल के तुम्हारे जीवन पे कोई असर नहीं आने वाला है, कोई असर नहीं आने वाला। सोचना सही करोगे तो तुम्हारे जीवन में जो असर आ जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ रहे हैं बच्चे, पैसेज 14 पे चल रहे हैं और 14 का पैसेज अगर तुम पढ़ोगे तो देखो ये भी इस तरह के पैसेज भी तैयार रहना, कोविड पे, स्प्रेड पे, चाइना पे तैयार रहना, आने ही वाले, राइट। तो इनमें भी देखो इन्होंने जिस तरह से बात को बयां किया है उससे समझ में आ रहा है कि इन्होंने ए को तुम आराम से काट सकते हो, कुछ लोग शायद बी में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर गौर से पढ़ोगे तो देखो क्या लिखा है। थोड़ा सा लास्ट में लिखा है, द अनाउंसमेंट्स सीम टू हैव बीन प्रेसिपिटेटेड बाय प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट द स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शंस। सीम टू हैव बीन प्रेसिपिटेटेड, क्या उससे ये क्रूशियल मैसेज दिया जा रहा है कि एजिटेशन इन चाइना लेड टू रोलिंग बैक? नो, they may have, and even if they may have, that is not the crucial message. The crucial message is something else. क्रूशियल मैसेज सबसे अच्छा निकल के आ रहा है, ए और बी कट जाने चाहिए, बचता है सी और डी, जिसमें से सी सबसे प्यारा उत्तर है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा बच्चों सी। 15 में देखोगे तुम, 15 भी देखो, 15 भी एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, 15 में भी दोनों कंक्लूजन गलत है। टीचर ने बच्चे को डांटा, इससे तुम ये नहीं कह सकते हो कि टीचर बच्चे को प्यार नहीं करती, या कि स्टूडेंट बच्चों को जो है छात्र अपनी कक्षा में प्रसिद्ध नहीं है। नो, इस किस्म के हम कोई भी जो है कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकते हैं।
16वां भी अगर एक अच्छा प्रश्न है, तुम ध्यान से देखोगे, इसे पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि यार ठीक है, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दी है लेकिन पूरी नहीं दी है, तो डेटा इज नॉट सफिशियंट, राइट। और जब भी इस तरह के ऑप्शंस आए ना, तो थोड़ा ध्यान रखा करो, डेटा इज नॉट सफिशियंट, ये बड़े फैसिनेटिंग ऑप्शंस होते हैं, समझ रहे हो ना। फैसिनेटिंग इन द सेंस कि इसको देख के आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं, और खासकर अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है, आपको वो टॉपिक अच्छे से नहीं आता है, तो आप बहुत द प्रोबेबिलिटी इज हाई दैट यू विल गेट कंफ्यूज्ड। ओके, ऑलराइट, मूविंग ऑन। 17वां भी देखो, एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन था, इसको भी सॉल्व करके देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि भैया जो सेलिंग प्राइस है एक आर्टिकल का, मतलब वो जितने पे खरीद रहा है उसके दुगने पे बेच रहा है, तभी ये पॉसिबल हो पा रहा है, तो 100% तुम्हारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो तुम्हारा आंसर निकल के आएगा 17th क्वेश्चन का। 18th क्वेश्चन जो है, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बिल्कुल बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये भी। मुंबई एम और आई को फिक्स रखना है, और बीच में बचे हुए 4 लेटर्स से हम कितने भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ड्स अलग अलग बना सकते हैं। तो यहां पे रखने के 4 ऑप्शन है, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 1, इनका गुणा करेंगे तो निकल के आता है 24। 24 आंसर होगा। ये तुमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन अगर थोड़ा सा पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चन निकाल लोगे। क्वेश्चंस के लेवल जो है बेटे काफी जो है, तुम हंसोगे, हम कहेंगे कि अरे हम कह रहे हैं जैसे कि भाई क्वेश्चन के लेवल जो थे ना काफी, मतलब मुझे लगा देख के कि आसान है, डुएबल है अपने लिए, ठीक है। और सी सैट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और ये ध्यान रखो कि मैं यहां पे देखो बोर्ड पे तुम्हारे सामने मैंने नहीं किया, मैं नहीं कर पाया, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये क्वेश्चन कठिन है, क्वेश्चन सब आसान है, हमको नहीं आता है तरीका, बस ये समझो, क्वेश्चन सब आसान है, राइट। आगे देख रहे हैं बच्चा। 19वां क्वेश्चन देखो, ऐसे ही एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा सोचोगे तो तुम्हें तुरंत निकल आएगा, ऑप्शंस को हाथ में रख के देख के सोचोगे क्वेश्चन को तो तुम्हें आराम से समझ में आएगा कि 4 साल जो है ये उत्तर होगा इसका, ठीक है। थोड़ा सा भी बेसिक कैलकुलेशन अगर हम करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करो, है ना, इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करो, ध्यान रखो, प्रैक्टिस करोगे तो सट से उस दिन देखो दिमाग चल जाएगा, तड़ से निकाल के चले आओगे। प्रैक्टिस नहीं करे रहोगे तो ऐसे जैसे अभी हम खड़े हो गए दिल लबार की तरह, देखो वैसे होना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस किए जाना, सब आसान है, निकल जाएंगे, घबराना नहीं। 20वां क्वेश्चन मुझे बहुत प्यारा लगा, क्योंकि मुझे ताश बहुत प्यारा लगता है ना। तो देखो ये इसने कहा कि भैया इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। तो देखो ऐसे सोचो, 2 इक्के निकाल चुका है, 52 पत्ते होते हैं गड्डी में, 2 पत्ते उसने निकाल दिए, दोनों इक्के थे, तो अब बचे कितने, 50 पत्ते बचे हैं, और इक्के कितने बचे हैं 50 में, 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/25, और यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन डी। तो अपने दिमाग को साथ में लेके जाना परीक्षा हॉल में। 21वां क्वेश्चन देख रहे हैं बेटे, फिर से एक आरसी का क्वेश्चन है, अ, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। Which of the following is the most logical and rational inference that can be made? Right? Which of the following is the most logical and rational inference? सबसे तर्क संगत निष्कर्ष क्या है? राइट, इसने बताया है कुछ कैसे कि भाई अभी जो है कुछ इनका बोलना है कि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की इन्होंने बात करी है, राइट, कि कैसे भाई ये जो पावर होती है कि कैसे सामाजिक और एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, राइट, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो इसमें बोला गया कि अभी जो है स्टेट्स के पास पावर नहीं रह गई है, हालांकि यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन कोर्ट ने बोला है, कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। देखो ये बट वट जो आते हैं ना, लेकिन ये सबको ध्यान से पढ़ा करो बच्चा, यही है पढ़ने की कला और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो उसके बाद वो क्या कह रहा है आगे, देखो, बट द कोर्ट इंटरप्रेटेड द बेयर टेक्स्ट,
कि भाई अब जो आपने अमेंडमेंट कर दिया है 102वां, उसके बाद अब हो क्या गया है इन इफेक्ट कि केवल राष्ट्रपति जो है वही बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट निकाल सकता है फॉर ईच स्टेट, और केवल पार्लियामेंट ही है जो उसमें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन कर सकती है। यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं रह गई है। 5 मेंबर का कमीशन जो है एक बनाया गया था। अच्छा, द अमेंडमेंट establishes a national commission for backward classes। ठीक है, तो उन्होंने जो है एक ये कर दिया है। हाँ, 300 अनुच्छेद 338 बी को जोड़कर पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की है। ये 5 सदस्यीय आयोग होगा और ये मॉनिटर करेगा कि भाई कैसे कैसे क्या काम हो रहा है, कंप्लेंट क्या होती है, क्या है, एटसेट्रा। और कहा जा रहा है कि भाई सेंटर और स्टेट शुड कंसल्ट द कमीशन। ओके, ठीक है। और हमें पता करना है कि लॉजिकल, तर्क संगत क्या इन्फ्रेंस निकल के आ रही है। पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो बेटे, उसने कहा है कि प्रेसिडेंट रिलीज करेगा लिस्ट और पार्लियामेंट उसमें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन निकालेगी। उसने ये बात कहीं नहीं बोली है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के भी ऊपर है। ये कहीं भी बात परिच्छेद से नहीं आ रही है। ऑप्शन बी भी तुमसे कटना चाहिए आराम से। ये इस तरह की कोई बात नहीं कह रही कि जुडिशरी की पावर ये है कि वो कोई भी लॉ को नहीं, वो तो केवल बात जुडिशरी से शुरू कर रही है, लेकिन मामला प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का है। ऑप्शन सी और डी, ये दो ऑप्शन है जो तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, परेशान करेंगे, पैसेज को दोबारा पढ़ने पे मजबूर करेंगे। सी और डी, इसमें भी ध्यान रखो बेटे कि सी जो है ना वो थोड़ा सा गलत जा रहा है ऑप्शन, और ये बहुत कंफ्यूज करेगा हम लोगों को। हमें बताया जा रहा है कि देखो यार, जो 102 अमेंडमेंट है, ऐसे समझो है ना, 102 अमेंडमेंट है, उसने स्टेट्स की पावर ले ली है, टेकन द पावर अवे, टेकन स्टेट्स पावर अवे। साथ ही साथ इसने एक वो नेशनल कमीशन, बैकवर्ड कमीशन भी बनाया है, कमीशन बनाया है 5 सदस्यों वाला। इसकी वजह से ये नहीं हुआ है, इसकी वजह से ये हुआ है। बात समझे, बात समझे? तो अगर वो तुम्हें ध्यान में आ गया तो तुम सी काट के आओगे और डी पे बड़े प्यार से उत्तर लगा के आओगे बेटा। आगे बढ़ रहे हैं 22वें प्रश्न की ओर। ये रिलीजियस बिलीफ कैसे लोगों में एक अच्छी, हैप्पी, हेल्दी लाइफ प्रमोट कर सकती है, इस पर कुछ बातें की जा रही हैं, इजंट इट? अच्छा, अगर इसको पढ़ोगे तो इसमें इंप्लाइड मैसेज क्या है? ओनली इन इंडिया वाला आंसर जो है कटना चाहिए, ए और बी दोनों, क्योंकि वो ग्लोबल बात कर रहा है पूरे टाइम, ये तुम्हें तुरंत पकड़ लेना चाहिए था। वर्ल्ड वैल्यूज सर्वे, गैलप वर्ल्ड पोल सर्वे, तो ये पूरे दुनिया के धर्मों की बात कर रहा है, तो ए और बी कटना चाहिए। और सी और डी में जब देखोगे तो सी में लगा है एक शब्द ओनली, वो बिल्कुल बात को कमजोर बना देता है बेटा, याद रखना। तो बचता है आंसर हमारे लिए डी, और वही उत्तर भी है, राइट। 23वां क्वेश्चन देखोगे, इसका जो पैसेज है बेटे, इसमें शुरुआत में ही बोला गया है कि रूरल इकोनॉमी जो है डिस्ट्रेस्ड, रूरल इकोनॉमी बदहाल है। एक तो दिक्कत बताई जा रही है, मुद्रास्फीति की दर बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, और दूसरा वो कह रहा है कि रियल वेजेस हैव फॉलन, मतलब जो भत्ता वेतन मिलता है वो घट रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ गई है कि वेजेस जो है वो उसकी वो वही ले ही नहीं पा रही है। और वेजेस तो अभी भाई, अब पहले 100 रुपए कमा रहा था, अब 100 रुपए कमा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है कंपैरिजन का, क्योंकि अब क्योंकि दर, कुछ इस किस्म का इनका आर्ग्यूमेंट है बेटे।
और हमें पता करना है कि इंप्लाइड मैसेज क्या है, राइट। और इसके ऑप्शंस अगर देखोगे तो मुझे लगा कि इसके सारे ऑप्शंस जो है वो कंफ्यूजिंग हैं। लेकिन जब तुम पूरा पैसेज ध्यान से पढ़ोगे तो देखोगे कि इसने पूरे टाइम इस तरह से बात करी है कि दो समस्याएं हैं ये रूरल इंडिया के सामने, इन्फ्लेशन और रियल वेज रेट का घटना। और ये दोनों जो मैसेज में आना चाहिए, ये दोनों बात आनी चाहिए, राइट। ए जो है उसमें केवल इन्फ्लेशन आ रहा है, डी में भी केवल इन्फ्लेशन आ रहा है। बी और सी जब तुम देखोगे तो बी थोड़ा जनरल है और सी में ज्यादा स्पेसिफिक होकर के बात कर दी गई है पैसेज के चीजों को ही मद्देनजर रखते हुए कि कैसे हमें इन्फ्लेशन और वेज को दोनों को देखना है रूरल इंडिया के लिए। इसलिए बेटा सी जो है ये तुम्हारा यहां पे बेस्ट ऑप्शन है। 23वें का सी उत्तर बेस्ट उत्तर है हमारे लिए। 24वां पैसेज देखते हैं बेटे, 24वां क्वेश्चन देखते हैं। आई एम सो सॉरी, ये था तुम्हारा भारत का G20 प्रेसिडेंसी और उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, राइट। और ये भी बोल रहा है कि देखो न्यू दिल्ली शुड रिस्पॉन्ड प्रोएक्टिवली एटसेट्रा, कुछ इस तरह की टोन इसकी है बेटा। तो हमसे अजम्पशन पूछी गई है। पहली अजम्पशन तो बेटे बिल्कुल गलत है, तुम समझ जाओगे, क्योंकि ये जो है ना, ट्रस्ट हैज बिकम द एसेंशियल फैक्टर इन इकोनॉमिक डिसीजन, इस तरह की बात इसने कहीं पर भी उठाई नहीं है, ट्रस्ट के बारे में और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के बारे में नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये तो पैसेज के बाहर की बात है। दूसरा वाला पॉइंट अगर तुम देखोगे 24वें का जो दूसरा अजम्पशन, इंडियाज न्यू रोल एंड पॉलिसीज विल बी की इन शेपिंग जियोपॉलिटिक्स, ये वाक्य बेटे पैसेज की पहली लाइन है। तो ये तो प्रेमाइस है, ये तो परिच्छेद का अंश है, ये अजम्पशन नहीं हो सकता। अजम्पशन तो लेखक के दिमाग में होती है, अगर उसने उसे लिख दिया तो वो अजम्पशन नहीं है, वो प्रेमाइस है, वो पैसेज का पार्ट। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 24वें का डी। अगेन ध्यान रखना बेटा कि सब्जेक्टिविटी है और मेरे बाल ज्यादा सफेद। आगे बढ़ रहे हैं ना बच्चों, 24वें तक आई थिंक आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा ये क्वेश्चन पेपर। 25वां बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, इसका कोई फॉर्मूला भी है, मैं चाहूंगा कि तुम लोग इसको जान के खुद जाके पढ़ लेना, कि अगर 5 हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल ऐसे लाइंस बनी है तो कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं पैसेज पूरे फिगर में। ये निकालने का एक बहुत अच्छा कोई तरीका होता है बेटे, मैंने देखा है, सुना है 1-2 बार, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है और मेहनत करने का उस दिशा में मेरा मुझे कोई मतलब लगा नहीं, क्योंकि मुझे बस ये डिस्कशन लेना था। अगर ये टॉपिक पढ़ाना हुआ कभी भविष्य में तो जरूर एक बार देखूंगा, राइट, या कभी जरूरत पड़ी खुद के लिए तो पढ़ूंगा। बट आई होप यू गेट माई पॉइंट, राइट। सो मूविंग ऑन, मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर तो लिख ही लो, सी है उत्तर इसका 100। और इसको जानने का, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो प्लीज किसी क्वांट के एक्सपर्ट से पूछो, तो वो तुम्हें समझा पाएगा। मैं केवल फॉर्मूला बता दूंगा, कोई फायदा नहीं। ठीक है, यहां पर आंसर होगा ये 26वां। अगर तुम पढ़ोगे इसे और सोच के देखोगे तो ये तुम्हें दिखेगा कि ये बहन है इनकी, लेकिन हालांकि मैं बता दूं, मैं रिश्तेदारी के क्वेश्चंस निकालने में बहुत ही ज्यादा कमजोर हूं, राइट। मुझसे ये आई एम अनएबल टू रैप माई हैंड अराउंड दीज प्रॉब्लम्स मैन, इट गेट्स क्रेजी फॉर मी, मैं नहीं कर पाता, राइट। यहां पर उत्तर जैसा कि मुझे बताया जा रहा है बहन है। ये भी एक ठीक ठाक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका भी उत्तर जब देखोगे, दिमाग में सोच के देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा कि उसका उत्तर है 10। 10 प्रश्न हैं, सभी 100-100 नंबर के हैं, यानी मैक्सिमम नंबर है 1000, राइट। अब करके देखोगे तो तुम्हें निकल के आ जाएगा कि सही है भैया, यही उत्तर होगा। ठीक है, ये था तुम्हारा 27वां क्वेश्चन। फिर है तुम्हारा 28वां क्वेश्चन।
ये भी तुम्हारा स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, राइट। एक सिंपल सी इक्वेशन इसमें बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी। हालांकि मैं तुम्हें बता दूं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस टाइप वाली, राइट। तो ये आप वैसे करके एक इक्वेशन इसमें बना सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 28वें का आंसर जो है बेटा वो है 35.6 किलोमीटर प्रति घंटा, 35.6 किलोमीटर पर आवर। 29th, ये भी एक मुझे लगा कि एक अच्छा क्वेश्चन है जो तुम्हें मालूम होना चाहिए। एलसीएम नंबर सिस्टम काफी कॉमन टॉपिक है, एचसीएफ, एलसीएम। तो ये एलसीएम का था, 5 8 11 का एलसीएम निकाल दोगे और फिर उसको जोड़ दोगे तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। इसका उत्तर था शायद 2:50। हाँ, 5 8 11 इनका एलसीएम निकालेंगे हम लोग, राइट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे लगता है कि ये सिंपल पजल टाइप क्वेश्चन था। इसको भी अगर तुम सोच रहे हो तो सोच के सब सॉल्व किया जा सकता है, राइट। तीसरे पे खड़ी थी, 3 और चढ़ के छठे पे हो गई, वो मिडिल है, तो छठा अगर मिडिल है यानी 5 नीचे है 5 ऊपर है, छठवे पे वो है, तो 11 तुम्हें निकल के आ जाएंगे उत्तर पे, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस किए रहोगे बच्चे तो और प्यारे तरीके से करोगे। मैं तो तुम्हें बहुत अनपढ़ों वाला तरीका बता रहा हूं, राइट। बट यस, ध्यान रखना कि ये मैथ्स की क्लास नहीं है या आरसी की क्लास नहीं है, ये बस एक पेपर का एक डिस्कशन सा है, आंसर बताना और थोड़ा सा बताना, बस, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ रहे हैं। फिर से कुछ क्वेश्चंस देखो पैसेज के आए थे, ये 31वां आया था, इसका उत्तर है डी, राइट। 31वां, ये भी एक अच्छा पैसेज था, पढ़ने में अच्छा पैसेज है। हालांकि मैं तुम्हें सही बताऊं तो हिंदी की जो हम लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं उससे मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं, बट फिर भी चलिए जैसा भी है। ओनली एक्सक्यूज विच आई कैन ऑफर, शायद एक्सक्यूज ही कह सकता हूं और तो कुछ कह नहीं सकता इसको मैं अपना, लेकिन एक्सक्यूज विच आई कैन ऑफर इज ऑल्दो अ वेरी वीक लॉजिक कि यूपीएससी भी गलती करता है अपने पेपर में यार, उनके भी यही ट्रांसलेशन के एरर होते हैं। तो और जबकि उनका काम केवल परीक्षा कराना है, हमारा काम तो केवल परीक्षा कराना, हमें तो परीक्षा के लिए तैयार कराना है आपको, isn't it, isn't it? तो but I'm not justifying the errors, I'm so sorry, so sorry, right. uh, 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 हाँ, तो 31वां पैसेज जो है बेटे, ये भी कुछ फिनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था, मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ तो बातें हो रही थी इसमें। इंटरेस्टिंग था, बट थैंकफुली बहुत ज्यादा बिना पढ़े भी तुम इसको निकाल सकते थे, राइट। अगर तुमने पढ़ा होता, देखो देखो बात कर रहे हैं लिक्विडिटी रिस्क की, राइट, और कैसे हर कोई जो है सेफ, जहां पे थोड़ा सा आप जल्दी से अपना पैसा इधर से उधर कर सकें, ऐसे मार्केट्स को ये बोल रहे हैं सेफ हेवन मार्केट्स, ठीक है। बता रहे हैं कि उसके फायदे होते हैं, राइट। और तो कहीं से भी ये ए ऑप्शन जो है और बी ऑप्शन, सेफ हेवन मार्केट का तुम्हें वो फायदा बता रहा है, कह रहा है कि इसीलिए वहां पे कोई ना कुछ लोग वहां पे जरूर जाके करते हैं ताकि फायदा रहे, कि जस्ट टू बी सेफ। तो सेफ हेवन मार्केट्स की फायदा, लेकिन वो बेस्ट मार्केट है, दिस इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इट शुड इमीडिएटली अलर्ट यू कि नहीं भाई ये तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। और देखो ए में भी देखो, रिस्क टेकिंग बिहेवियर इज द मोस्ट एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ वंस इन्वेस्टमेंट, इस टोन पे और इस कॉन्टेक्स्ट में तो वो बात ही नहीं कर रहा है, वो तो लिक्विडिटी रिस्क और इसके बारे में कुछ कुछ बता रहा है हम लोगों को। तो ए और बी तुम्हें काट देने चाहिए और सी भी कट जाना चाहिए, ओनली की वजह से बचता है तुम्हारा आंसर डी। हालांकि बहुत प्यारा आंसर नहीं है, बट याद रखो अंधों में काना, तो क्योंकि ये 4 अंधे अपने पास बैठे हैं, चारों ही बहुत प्यारे ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम 3 को काट देंगे जो हमें सबसे गलत लग रहे थे, जो बिल्कुल अजीब सी मिस्टेक्स कर दे रहे थे, और जो चौथा बच रहा है जो थोड़ी थोड़ी सिमिलर बात कर रहा है हम उसको मान लेंगे कि हाँ भाई ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, हमें तो नंबर चाहिए ना, राइट। तो ये ध्यान रखना हमेशा। आगे बढ़ रहे हैं।
32वां, ये देखो, ये भी था कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, एक अच्छा पैसेज और एक अच्छा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज इंप्लाइड? ए ऑप्शन जो है वो कट जाना चाहिए, वो कहीं पर भी ये नहीं कह रहा है, वो तो सीएसआर की फायदे बता रहा है हमें, सीएसआर के वो फायदे बता रहा है, एक आध जगह सीआरएस लिख गया है, सॉरी, राइट, तो सीएसआर के फायदे वो बता रहा है आपको, वो ये नहीं कह रहा है कि असलियत में तो इसे लोग फॉलो ही नहीं करते। ए कट जाना चाहिए, जो सी है वो भी कटना चाहिए। यही तो वो कह रहा है कि जॉब क्रिएशन ठीक है, बट यू नो बाकी चीजों में भी कैसे हम उसको आंसरेबल बनाएंगे कॉर्पोरेशंस को। तो वो ये थोड़ी कह रहेगा, वो ये थोड़ी मैसेज देना चाह रहा है कि दे शुड फोकस ऑन जॉब क्रिएशन, नो। और अच्छा, अब बचता है तुम्हारे सामने बी और डी। डी में एक समस्या है बेटा, डी में केवल एक समस्या है, कंपनी के उद्देश्य हैं जो ये बोल रहे हैं ना बेटा, ओरिजिनल मोटिव्स ऑफ द कंपनी जो ये कह रहे हैं, ये मामला जो है ये इसको कमजोर बना दे रहा है। ठीक है ना, तो डी तुम्हारा कट जाएगा और तुम्हारे सामने बी जो है वो एक अकेला सेंसिबल ऑप्शन नजर आएगा इन चारों में। ठीक है, तो हम इसमें 32वें के लिए हम अपने आंसर को बी मार्क करेंगे। आगे देखते हैं बेटे, पत्रकारिता, जर्नलिज्म पर भी एक अच्छा पैसेज आपको देखने को मिला इस पेपर में। 33वां क्वेश्चन जो था ये भी तुमसे वही पूछ रहा था कि भाई इन्फ्रेंस बताओ, तो इन्फ्रेंस और अजम्पशन वाले क्वेश्चंस के लिए तैयार रहे नाम। ठीक है, तो ये कुछ करेज शरेज की बात कर रहा है यार, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और अगर तुमने थोड़ा सा पढ़ लिया होता इसको, तो मुझे लगता है कि डी ऑप्शन तो तुमने हंसते मुस्कुराते तुरंत ही काट दिया होगा, राइट? राइट, और पी भी कट जाना चाहिए, क्योंकि वो जर्नलिज्म में करेज की बात कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि इनके ऊपर हमें लिमिट्स रखनी है, राइट? बचता है तुम्हारे सामने ए और सी, ए और सी, वो हमारे से बात कर रहा है पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर, पत्रकारिता के ओरिजिन के बारे में उसने कोई बात नहीं करी है। तो जो तुम्हारा ये है ऑप्शन सी, राइट, ये कटेगा बेटे। The purpose of journalism is to provide citizens with the information they need to make the best possible decision. ये completely out of line जाके बोल रहा है, मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके बोल रहा है, पैसेज का कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। इसका उत्तर जो है वो ए बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें करेज की बात की जा रही है और ऑब्जेक्टिविटी की बात की जा रही है। ठीक है, तो दैट विल इंप्लाई द 33rd का आंसर है ए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 34, यहां पर तुम्हारा जो है बी और सी ऑप्शन जो है ये बड़े आराम से कटना चाहिए था बेटे, राइट? ये पोलस्टर्स और सर्वे इस पर आधारित एक पैसेज है ये, isn't it? कि भाई लोग सर्वेक्षण कराते हैं लेकिन सर्वेक्षण कराते समय ध्यान नहीं रखते हैं, तो उन्हें ये देखना चाहिए कि भाई केयरफुली ये बात करनी चाहिए कि भाई जो वोटिंग बिहेवियर है वो किस बात से प्रभावित हो रहा है, और उन्हें सही से प्रश्न पूछना चाहिए। इसका एक उदाहरण भी वो दे रहा है। ऐसे में तुम्हारा ऑप्शन ए जो है वो एक अच्छा प्रश्न है, राइट? 35वें का उत्तर है बेटे 11.5 आवर्स, ऑप्शन बी, राइट? 1 घंटे में पंकज रॉय करता है बेटे 8 पन्ना, कविश करता है 7 पन्ना, तो साथ में दोनों कितना कर रहे हैं 1 घंटे में? 15 पन्ना। 55 पन्ना करना है उनको, तो 55
बट आप 15 कर दोगे तो 11 इसी तरह का कुछ आ जाएगा शायद, है ना? ओह आई एम सो सॉरी, 11.5 नहीं है, मैं माफी चाहूंगा, 11/3 है। ऑप्शन डी है आंसर इसका, 11/3 हो जाएगा। यस, 11 5 3 15, 11/3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है। 35वें का उत्तर है ऑप्शन डी। 36वां एवरेज, राइट? एवरेज कैसे निकाला जाता है ग्रुप का, उस पर आधारित एक प्रश्न था। उत्तर निकालोगे तो तुम्हें मिल जाएगा भाई। 24 किलो से वजन बढ़ रहा है, 70 किलो का हटाया गया है, तो हो जाएगा 94 किलो। उत्तर इसका 94 kg। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, राइट? दिस इज क्वेश्चन नंबर 37। ऑप्शन ए इज द आंसर। ये भी तुम्हारा देखो डिस्टेंस टाइम स्पीड पर आधारित है। 37th ऑप्शन ए इसका आंसर है बेटे। 38th, अब 38th हम लोग देख रहे हैं। टमेटो इज टेस्टियर देन पोटैटो, ब्रिंजल is tastier than tomato, potato is not tastier than peas, right? ऐसे लगा लो, देखो टमेटो पोटैटो से ज्यादा टेस्टियर है भाई। ओके ठीक है, मान लिया। ब्रिंजल जो है वो टमेटो से भी ज्यादा है भाई। बहुत सही, पता नहीं कौन सी ब्रिंजल खाते हैं ये लोग, है ना? अच्छा, और जो पोटैटो है वो पीस से टेस्ट इज नॉट टेस्ट, मतलब वो पोटैटो जो है ना, वो पीस से आलू मटर से ज्यादा स्वादिष्ट नहीं है। तो बराबर भी तो हो सकता है, यानी कि पीस जो है ना, ऐसे लिखोगे तुम कि पीस बराबर भी हो सकती है पोटैटो के, नहीं तो कम टेस्टी है। तो कौन सा हम लोग इसमें से निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्या मटर टमाटर जितनी टेस्टी? बिल्कुल नहीं। क्या मटर ब्रिंजल और टमेटो जैसी टेस्टी? बिल्कुल नहीं। पोटैटो क्या सबसे कम टेस्टी है? ऑल द फोर नहीं भाई, पीस भी तो इसके बराबर हो सकता है, तो ये भी गलत है। ब्रिंजल पटेटो से टेस्टियर है। हाँ भाई, ब्रिंजल जो है पटेटो से टेस्टियर तो है। इनका बैगन इनके आलू से अधिक स्वादिष्ट होता होगा यार। चलो मान लेते हैं भाई, हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, राइट? डी को हम उत्तर मान लेंगे, राइट? फिर देखो एक दो मैथ्स के और क्वेश्चन थे बेटे। 39th, ये भी स्पीड का ही है बेटा, सिंपल है, राइट? 40 की रफ्तार से चल रही थी, 2 घंटे चली, 80 किलोमीटर चल चुकी है। अब 60 की रफ्तार से पीछे एक और भागी, तो वो कितना ज्यादा चल रही है? ये 40 पे थी, ये 60 पे, 20 किलोमीटर ज्यादा है, तो 80 को 20 से डिवाइड कर दो, 4 घंटे बाद पकड़ेगी। यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। 39th का उत्तर हो जाएगा तुम्हारा ए। 40वां, 40वें का उत्तर भी एवरेज का ही है बेटे। काफी क्वेश्चन एवरेज के हैं, देखो ये बी आंसर होगा इसका। ये भी तुमको सॉल्व कर सकते हो, आई एम श्योर आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे अगर इस तरह के क्वेश्चंस की आपने थोड़ी थोड़ी भी प्रैक्टिस कर रखी है तो, राइट? स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वर्क, रेशियो, ये सब बड़े कॉमन टॉपिक हैं। प्रोबेबिलिटी, इनकी मेहनत आपको करनी होगी बच्चे, ठीक है? एक आध कठिन टॉपिक है, चाहे तो छोड़ भी देना, लेकिन हाँ बेसिक बेसिक जरूर करो। अब हम लोग आ गए हैं बेटे एक इंडियन सिनेमा का कल्चरल इन्फ्लुएंस, राइट? इस पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 41, राइट? और इसका उत्तर होगा, इसमें बी और सी जो है ना बेटे, वो आसानी से कट रहे थे, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। 41st में बी एंड सी, राइट? दिस शुड हैव बीन एलिमिनेटेड इजीली। बचते थे तुम्हारे पास ए और डी। डी में हिंदी सिनेमा की बात हो रही है, राइट? डी में हिंदी सिनेमा की बात हो रही है, और यू नो यहां पर मोस्टली हम इंडियन सिनेमा की बात कर रहे हैं, राइट? यहां पर हम मोस्टली इंडियन सिनेमा की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, डी में अगर तुम देखोगे तो ये जो बात करें ना, एड्रेसिंग बिगेस्ट कंपटीशन, वो वाला पॉइंट ए में बहुत प्यार से आ रहा है,
इन ऑर्डर टू रीच द पैशन, दैट्स द हॉलीवुड, वो बता रहा है। वहां पे तो केवल बिगेस्ट चैलेंज कुछ बोला गया है। कौन सा बिगेस्ट चैलेंज? यहां पर तुम्हें ए में अच्छे से समझाया गया है पूरी बात को। तो ए तुम्हारा बेस्ट आंसर होगा 41st में, राइट। 42nd, ये अजम्पशन वाला क्वेश्चन था। देखो वो क्या कह रहा है, उसने कहा कि वहां पे काफी अच्छा कल्चरल इन्फ्लुएंस है। राइट, ये भारत का प्राइमरी कल्चरल एक्सपोर्ट हो गया। लेकिन क्या वो ये अज्यूम करके चल रहा है कि भारत और सोवियत यूनियन के जो संबंध हैं उनका आधार इंडियन सिनेमा का सांस्कृतिक इन्फ्लुएंस है? कोई जरूरी नहीं है कि उसका ये अजम्पशन हो सकता है वो ये मानता हो क्योंकि भाई कि नेहरू में ने भी समाजवाद किया है, वहां पे भी समाजवाद है, इस वजह से दोनों के बीच में थोड़ा सा सिमिलैरिटी। बट वो ये नहीं कह रहा है कि उनके बीच के संबंधों की वजह भारत सिनेमा का कल्चरल इन्फ्लुएंस। वॉच आउट, बहुत गौर से पढ़ा करो बच्चे पैसेजेस को, ठीक है। मजबूत संबंधों के पीछे का कारण नहीं बताया गया है कहीं भी। जो सेकंड है वो एक वैलिड अजम्पशन है, अगर आखिरी लाइन पढ़ोगे उसमें भी डॉलर वॉलर आने की बात की जा रही है, तो यस, ये एक वैलिड अजम्पशन दिख रहा है 42nd का, जिसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, राइट। मूविंग ऑन, 43rd, ये इंडिया चाइना के कुछ बॉर्डर क्लैशेस पर एक पैसेज था। इसमें अगर तुम देखोगे तो पढ़ने के बाद तुम्हें लगेगा कि ए बहुत आसानी से कटेगा और सी बहुत आसानी से कटेगा। बी और डी जो है वो एक बार शायद देखोगे तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो, बट मुझे लगता है होने की कोई संभावना ज्यादा होनी नहीं चाहिए। यहां पे लिखा भी है साफ साफ, देखो इन्होंने लिखा भी है यहां पर कि चीन अब बातचीत के माध्यम से सीमा मुद्दे को हल करने के में दिलचस्पी नहीं रखता है और हमेशा अपनी पसंद के समय और स्थान पर विवादित सीमा पर अपनी अपनी रणनीति अपनाता है, कुछ ऐसा करके इन्होंने लिखा। लिखा है कि नहीं लिखा भाई? ये बातचीत से नहीं काम करना है, और वही चीज ऑप्शन डी में आ रही है, राइट। तो तुम्हारा ये उत्तर 43rd का हो जाएगा आंसर। 44th भी एक अच्छा पैसेज था, पॉलिटिकल सिचुएशन पर था, पॉलिटिकल साइंस पे कह सकते हो है, राइट। लो इनकम डेमोक्रेसीज की बात हो रही है कि यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा क्रेडिबल नहीं है, ये विकास पे बहुत ज्यादा डिलीवर नहीं कर पाती हैं, राइट। और पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है वो अपना समझते हैं इस बात को, और इसीलिए वो जो है लोगों में सेगमेंटेड नो सेगमेंटेड ट्रांसफर्स करते हैं टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स, राइट, ताकि बस वो खुश करने के लिए लोगों को कुछ इंसेंटिव दे देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कैश में इंसेंटिव दे दिया, वनस्पति इसके कि कोई आमूल चूल परिवर्तन कराए, कुछ इस तरह का इनका सेंस बन रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें हम देखेंगे तो ए ऑप्शन जो है ये कटना चाहिए यार। यूनाइटेड फ्रंट बेस्ट लिंक्ड टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी मे बी द ओनली वे टू टेक कंट्री फॉरवर्ड, चलो ओके, मे बी कंफ्यूज हो गए होगे। सी एंड डी, अच्छा डी कटना चाहिए बहुत आसानी से, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि देखो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स नो दिस ऑल टू वेल, लोग ये सब अच्छी तरह से जानते हैं इनके बारे में कि ये सब जो बड़े बड़े वादे हैं वो पूरे नहीं होंगे, लोग जानते हैं, वो ये कह रहा है। तो ये थोड़ी मैसेज वो दे रहा है कि पीपल शुड अंडरस्टैंड, वो तो कह रहा है पीपल हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, तो ये ऑप्शन डी कटेगा, राइट। और ऐसे में मजबूरीवश तुम्हें बी, क्योंकि अकेला अंधों में काना राजा है, अकेला तो क्या बोलूं, अंधों में काना राजा,
और बी जो है वही है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात कर रहा है और कह रहा है कि भाई इसको हमें और सीरियसली देखना चाहिए। राइट। ये जो ऑप्शन ए में यूनाइटेड फ्रंट वाली बात की जा रही है ना, ये थोड़ी गड़बड़ है। और साथ में जो ये जोड़ा जा रहा है, ओनली वे टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड, दिस में बी द ओनली वे टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड, ऐसा भी कहीं पर हमें इन्फ्रेंस नहीं मिला है। तो हम ए, सी और डी ये तीन काट सकते हैं और बी को अपना आंसर चूज कर सकते हैं। फिर ये देखो 45वां क्वेश्चन आइडिया फैक्ट्री पर था ये कुछ, और इसमें अगर तुम देखोगे तो बेटा सेकंड अजम्पशन सही है, सेकंड अजम्पशन सही है, वैलिड है वो, कि भैया उनके अंदर अलग अलग स्किल्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ये उसकी एक अवधारणा है, धारणा है, तभी तो वो पूरा पैसेज लिख रहा है इस बारे में। राइट। कहीं पर भी वो ये ऐसा कुछ नहीं उसकी बात का आधार प्रतीत होता है, असम्पशन प्रतीत होता है कि भाई आइडिया फैक्ट्री और एंटरप्रेन्योर जो हैं ये एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। ऐसा कहीं बात नहीं निकल के आ रही है कि जिससे हम ये कह पाए कि उसकी असम्पशन ये होगी। राइट। तो इसका पहला जो है वो गलत है, आंसर होगा इसका 45वें का 45th का ऑप्शन बी। 46th ये कोडिंग पर एक क्वेश्चन है बेटे, इसका आंसर है ऑप्शन सी। राइट। 47 ये भी पढ़ के सॉल्व करने वाला ही क्वेश्चन रहा बेसिकली, और इसको भी अगर तुम वैसे बना के दिखाओगे जैसे हमने बनाया था तुम्हारे लिए अभी थोड़ी देर पहले टमेटो पटेटो वाले में, तो तुमको मिलेगा कि 47वें का उत्तर है डी। 47th द आंसर इज डी। रोहन इज ओल्डर देन कविता। 48वां ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। राइट। 2042 1 जनवरी 2018 को मंडे था, तो 2042 में यानी कि 24 साल बाद 1 जनवरी उसी तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 24 साल हैं, इसमें अगर तुम देखोगे तो 6 लीप ईयर आएंगे। 2018 है, 2020 होगा लीप ईयर, फिर 24 होगा, फिर 28 होगा, फिर 32 होगा, फिर 36 होगा, और फिर कौन सा होगा? 40 होगा। 1 2 3 4 5 6 लीप ईयर हो गए, और बाकी बचे 18 नॉर्मल है। नॉर्मल ईयर 365 दिन के होते हैं, यानी कि 52 हफ्ते प्लस 1 डे। ठीक है। और जो लीप ईयर है वो 366 दिन के होते हैं, यानी कि 52 हफ्ते प्लस 2 डे। इनको बोलते हैं ऑड डेज, यही जोड़ लिया करो। तो 18 साल में 18 ऑड डे और 6 लीप ईयर में 12 ऑड डे, दोनों को जोड़ दो, मिला 30। इसको 7 से फिर घटा दो, क्योंकि 7 की साइकिल चल रही है ना लगातार। 7 4 28, रिमाइंडर है 2, यानी कि 2 ऑड डेज आ रहे हैं इस पूरे 24 साल में। मंडे था तो अब वेडनेसडे होगा, ऑप्शन सी। ऐसे करके इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं बेटे, इनको प्लीज थोड़ा सा जान लेना। मैंने तो बहुत हल्के में बताया, बट इसको थोड़ा जान लेना इसके बारे में, कुछ मुझे उतना नहीं आता। 49 49 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ोगे ध्यान से पेन लेकर के हाथ में तो कर लोगे। ठीक है। 17 12 और 9 निकल के आएंगे, तीनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 38। फिर है तुम्हारा एक और कोड टाइप का ही है यार, ये पैटर्न पर एक क्वेश्चन है, जिसमें बेसिकली ये हो रहा है कि इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, बीच वाले को माइनस कर दे रहे हैं। 7 14 15, 15 में से 6 गया तो 9, 7 14 15, 15 में से 3 गया 12,
27 में से 5 गया 22, तो 14 13 कितना हुआ, 27 में से 7 गया बचा 20। ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए, राइट। ऐसे करके किया जाना था इसको। एक आध पैसेज और आए हैं तुम्हारे सामने, जरा सा देख लो इनको भी थोड़ा सा। 51वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस। टैक्सेशन के बारे में कुछ इन्होंने बात करी है, राइट, कि हम लोग जो है भैया चाहते तो हैं कि भैया बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाए, राइट, कि हमें भी जैसे स्कैंडिनेविया और यूनाइटेड स्टेट्स में हेल्थ केयर है वैसे मिले। लेकिन हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है 11-12% है, अमेरिका का साला 45% है। ऐसा ही कुछ बोला इन्होंने। तो भाई इंडियन गवर्नमेंट को कहां से मिलेगा रिसोर्स? अगर हमें अमेरिका जैसी हेल्थ केयर चाहिए तो हमें कहां से मिलेगा भैया रिसोर्स? हमारे पास तो 11% है जीडीपी, 12% है जीडीपी का, राइट। फिर उन्होंने बोला कि गुड गवर्नेंस भैया एनलाइटेंड सिटीजन जो होते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें समझना चाहिए कुछ ट्रेड ऑफ होता है, हर चीज की कुछ कॉस्ट होती है। ठीक है, चलो मान लेते हैं आप ऐसा कह रहे हैं तो। अब इसमें से देखो, तुम्हारा ऑप्शन बी जो है ना ये कटेगा यार। नेशनलिज्म, टैक्स बेनिफिट, इस पर उसने कोई भी कहीं पर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात करी ही नहीं है, तो तुम्हारा बी कटना चाहिए। ऑप्शन डी जो है, एनलाइटेंड सिटीजंस ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड गवर्नेंस, राइट, ये नहीं। वो वहां पे क्या कह रहा है, एनलाइटेंड सिटीजंस शुड गिव सम थॉट, और हमें सोचना चाहिए इस बारे में। तो वहां से ये कैसे निकल के आ रहा है कि इनको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि भाई नहीं, दे शुड वो कह रहा है ना, तो उसकी वजह से तुम जान लो कि भैया डी भी गलत है। अब बचता है तुम्हारा ए। ए भी देखोगे तो यार देखो, इंडिया हैज मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस ऑन गुड गवर्नेंस बियॉन्ड मदर। बात कहीं नहीं उसने बोली है कि भारत ने बहुत गवर्नेंस में अच्छा काम कर लिया है, बारे में उसने बात नहीं की है इस अभी गद्यांश में। का उत्तर होगा बेटे, इंडिया शुड वर्क ऑन इंक्रीजिंग द टैक्स टू जीडीपी रेशियो। भारत को अपने नागरिकों को अमेरिका जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीडीपी तथा कर के अनुपात को बढ़ाने पर काम करना चाहिए। ये एक अच्छा मैसेज इससे निकल के आ रहा है। 52वां, 52 में भी अगर तुम पढ़ोगे तो ए बी कटेंगे, और सी और डी में तुम देखोगे तो भाई सी ही अकेला एक ऑप्शन है जो कुछ सेंस बना रहा है यहां पर, और आंसर भी वही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर भी वही होगा, विच विल बी ऑप्शन नंबर। नीतियों को संचयी और सतत विकास के लिए हर खंड को ध्यान में रखना चाहिए। वो बोल रहा है ना, वी आर रीचिंग ट्राइबल्स, फार्मर्स, लास्ट माइल, इस तरह की बातें कर रहा है, तो वहां से ये बात निकल के आ सकती है ना। डी भी देखो क्या बोल रहा है, होप ऑफ ग्रोथ इन द अपकमिंग फ्यूचर डज नॉट गारंटी अ डेवलप्ड इंडिया। करेक्ट, इट डजंट, बट ये यहां पे नहीं निकल के आ रहा ना, मैं पैसेज में कहां लिखा है ऐसा। विजन की बात कर रहा है, होप की बात कर रहा है, कहीं से ये थोड़ी कह रहा है कि इससे डेवलप्ड इंडिया हो जाएगी, गारंटी नहीं है, ऐसा उसने कहीं नहीं बोला। कहीं से या तो बोलना चाहिए था कि हाँ भाई लेकिन कमियां देखिए क्या क्या हैं, तब हम कह सकते थे, तब हम बोल सकते थे कि डी में कुछ दम है। यहां पे भी सी बेस्ट ऑप्शन है। 53वां क्वेश्चन बेटे, ये है तुम्हारा, कुछ पाइथागोरस टाइप का बन के आएगा। एक 50 किलोमीटर की लाइन बनेगी, एक 120 की बनेगी, 0 0 काट दो, एक 5 की, एक 12 की, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करोगे तो यहां पे आ जाएगा 13, यानी 130, वही आंसर है। ठीक है, 130 इसका आंसर है 53 का, है ना। हम 54, 54 का उत्तर जो इन्होंने दिया है बेटे वो है ऑप्शन ए। देन वी हैव 55, 55 भी देखो एक अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है यार। इक्वेशन बनाओगे तुम भाई, है ना, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला होता है, अनुकूल और प्रतिकूल जाने पर क्या बनता है, एक एक्स प्लस 5 बनता है, वाई बनता है 20 बनेगा, और x माइनस वाई बन जाएगा तुम्हारा क्या कहते हैं 10। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी।
15 किलोमीटर यहाँ पे उत्तर आएगा। नाव की रफ्तार है 15 और पानी का रफ्तार है 5। ऐसा करके कुछ लगा सकते हो। 56वां भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसका उत्तर है यहाँ पर, इस साइन का मतलब है नंबर 2। 57 का ऑप्शन बी है। 57, दिस इज ऑप्शन बी। 58 ये भी एक सिंपल सा ही क्वेश्चन था, इसको भी पढ़ के सॉल्व किया जा सकता है। और तुम ये बता सकते हो कि इसमें आंसर होगा बी जो है वो चेस्ट। ए ने भी 10 रुपए दिए, बी ने 20 रुपए इसको दिए। Which of the following statement is not correct? I'm so sorry. Which of the following statement is not correct? है ना ये। हाँ, तो इसमें तुम देखोगे तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये गलत है, तो ये उत्तर निकल आएगा हमारा, है ना। ये उत्तर, इसलिए ध्यान रखना बच्चे, हमेशा देखो क्वेश्चन पेपर को ये जरूर पढ़ा करो ध्यान से। यहाँ पे कभी कभी गलती हम लोग कराते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्यूब वाला क्वेश्चन था यार। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 216। बाहर के दोनों साइड के क्यूब्स हटा देंगे, ऊपर के, नीचे के, दाएं के, बाएं के। जब हट जाएंगे तो अब 6x6 का बच जाएगा। 6x6x6 क्यूब है ना, क्योंकि 216 तुम्हारा उत्तर निकल आएगा इसका। इस सीरीज को सॉल्व करोगे तो इसका भी उत्तर तुम आसानी से ऑप्शन सी के तौर पे देख सकते हो। ये भी एक अच्छा पैसेज, क्वेश्चन नंबर 61 का। इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स इन अर्बन पब्लिक स्पेसेस, राइट। इसके बारे में इन्होंने बात करी, कुछ कुछ उदाहरण दिए, जैसे कि वियना के, सिडनी के, वाराणसी के संदर्भ में भी कुछ कुछ बताया, और चेन्नई के बारे में बता रहे हैं। और साथ ही कह रहे हैं आखिरी में, हाउएवर only those willing to build a strong and financially self-sustaining ecosystem are likely to prosper as music is। इसको अगर तुम गौर से पढ़ोगे बेटे तो ऑप्शन ए, राइट, ऑप्शन ए जाएगा बेटा। वो अर्बन लाइफस्टाइल में नहीं, अर्बन आर्किटेक्चर की बात कर रहा है बेटे। वो ये नहीं कह रहा है कि हम लोग म्यूजिक सुने, कह रहा है कि म्यूजिक के आधार पर हम लोग अपना आर्किटेक्चर, अर्बन आर्किटेक्चर बना सकते हैं कुछ शहर, अगर उनको सही इकोसिस्टम मिले। इस तरह की कुछ बात वो कर रहा है। अच्छा, ए कट गया। बी देखो, उसने उदाहरण दिया है कि देखो, उदाहरण है जैसे कि पुरानी शहर वियना, वहां पर इंटीग्रेशन है, ये कल्चर और आर्ट जो है वो पब्लिक स्पेस में जुड़ा हुआ है। कला और संस्कृति सामाजिक स्पेस में जुड़ी हुई है। वो ये नहीं कह रहा है कि सभी पुराने शहरों में ऐसा है। ऑप्शन बी जाना चाहिए तुम्हारा। अच्छा, फिर ये क्या कह रहा है सी में देखो, म्यूजिक सिटीज रिक्वायर फिनेंशियल सपोर्ट फॉर देम टू बी डेवलप्ड, राइट। ये क्या कह रहा है, ये आखिरी लाइन कह रहा है, ओनली दोज विलिंग टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम, जो चल पाए अपने आप। वो फंड की कमी की बात नहीं कर रहा है स्टेटमेंट में, ये तुम्हें शायद पहचानना चाहिए, ये तुम्हें शायद पहचानना चाहिए, राइट। और अगेन फिर वही हुआ, ए बी सी जब कट जाएंगे, 3 ऑप्शन कट गए 4 में से, तो तुमको लगेगा कि भाई जो चौथा ऑप्शन है, हालांकि वो गवर्नमेंट को लेकर के आ रहा है, उन्होंने बोला है ओनली दोज विलिंग टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम आर लाइकली टू प्रॉस्पर एज म्यूजिक सिटीज। ठीक है, यहां पर ये बोल रहे हैं कि भाई हमें म्यूजिक बनाने के लिए तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि चलो भाई दोज दैट ऑल दैट इकोसिस्टम फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी की जो बात की जा रही है, ये गवर्नमेंट कराएगी। हालांकि बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे ये नहीं लग रहा है, मैं आपको ये भी बता,
राइट, लेकिन क्योंकि बाकी तीनों में एक स्पेसिफिक गलती है तो डी को हम बेहतर ऑप्शन रखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 61 में। राइट, 62nd भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये है बेटे गिग इकोनॉमी पर। राइट, गिग इकोनॉमी पर एक अच्छा क्वेश्चन था ये, जिसमें अगर तुम देखोगे तो ए सी और डी बहुत आसानी से कट जाएंगे 60 सेकंड में। इनकी कई डिमांड है, राइट, इनकी कई डिमांड है। क्रूशियल मैसेज कई डिमांड के बारे में बात कर रहा है ये ना, कि देखो कैसे कैसे भैया ये हाउएवर एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ जिग वर्कर्स, हर्डल इन सिक्योरिटी चेक्स, रेगुलेशंस नहीं है, तो ये सारी चीजें वो बता रहा है ना। वो केवल ये थोड़ी कह रहा है कि कंपनीज अगर इनको एम्प्लॉय मान ले तो काम खत्म हो गया। तो ऑप्शन ए तुम्हारा हटेगा, सी तो बिल्कुल हटेगा तुरंत बड़ी आसानी से, राइट, और डी भी कट जाएगा क्योंकि वो कह रहा है कि ये सब पूरा इंटरनल इशू है जिसे कंपनी को इंटरनली सॉर्ट आउट करना चाहिए। राइट, तुम्हारा ऑप्शन बी जो है वो बेस्ट आंसर निकल के आएगा 62वें क्वेश्चन में। 63 तुम्हारा एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, टेबल बना के सॉल्व होता है, कुछ कुछ ऐसे करके करते हैं, ऐसे यार ए बी सी डी ई, फिर यहाँ पे प्रोफेशन लिख देते हैं, टेबल बना लेते हैं और फिर टिक क्रॉस करते रहोगे तो सारे आंसर झट से निकल आएंगे। ये क्वेश्चंस छोड़ा मत करो, लेकिन अगर समझ में ना आ रहा हो तो किया भी मत करो, क्योंकि इनमें ये होता है ना कि अगर एक सही होगा तो सब लाइन से सही हो जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब होगा कि तुमने क्वेश्चन समझ लिया है। और अगर नहीं समझा है तो एक साथ जैसे देखोगे ना, इसमें 5 क्वेश्चन थे, इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन से, तो एक साथ पांचों गलत हो जाएंगे, तो बहुत सोच समझ के किया करो। 63वें क्वेश्चन का आंसर था बेटे ए, 64th का था ऑप्शन बी, 65th इज ऑप्शन ए, 66th इज ऑप्शन सी, एंड 67 जिसमें एक इंजीनियर के बारे में पूछा गया था वो था ऑप्शन। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो आप ध्यान रख सकते हैं। 399 पन्ने हैं, कितने अंक लगेंगे, कितने अंकों की आवश्यकता है? 1 से लेके 9 तक लिखोगे तो तुम्हें लग जाएंगे भैया 9 अंक लगेंगे। 10 से लेके 99 तक लिखोगे तो ये कितने नंबर हैं? 1989 90 नंबर है ये। 90 नंबर 2 अंक के लिखने हैं तो यानी कि 180 अंक तो ये हो गए। फिर उसके बाद देखो 3 नंबर वाले, 3 अंक वाले कितने नंबर हैं? 100 से लेके 399 तक, यानी ये कितने हो गए? ये हो गए 300 नंबर, 300 नंबर हो गए। और इनको कर दो मल्टीप्लाई 3 से, 3 डिजिट है ना ये, 900 ऐड कर दो, ये आंसर निकल आएगा तुम्हारा 1090 में एक कम, 1089। 69 ये भी तुम अगर चाहो तो आसानी से परसेंटेज वाला क्वेश्चन है बेटे। मान लो कि इन्होंने भैया 100 रुपए में सेलफोन खरीदा था, 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी 110 पे बेच दिया इन्होंने, 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया इन्हें। अब नीलेंदर कह रहे हैं कि भैया हमसे वापस ले लो, हम 10% लॉस पे तुम्हें बेचेंगे। 10% लॉस पे मतलब देखो, अब ये नीलेंदर का तो कॉस्ट प्राइस है 110, तो इसका 10% हुआ 11 रुपया, यानी वो 99 रुपए में खरीद लेगा तो उसे 1 रुपया का तब भी फायदा हुआ, तो गेन 1% उसे हो जाएगा पहले वाले को। ठीक है, 135 फैक्टोरियल, इसमें कितने सारे जीरो होंगे? जीरो निकालने के लिए हमेशा देखा करो कितने सारे 2 हैं और कितने सारे 5 हैं, राइट, क्योंकि 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, 10 हो गया तो यानी जीरो आ गया एक, तो जितने 10 है उतने जीरो हैं। तो अधिकतर देखोगे तो 5 ज्यादा मिलते हैं, मतलब 5 कम मिलते हैं, 2 ज्यादा मिल जाते हैं। किसी भी नंबर में तुम्हें प्रोबेबिलिटी में देखोगे तो 5 कम मिलते हैं, 2 ज्यादा मिल जाते हैं, तो 5 ही तुम्हारा लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। तो 135 को 5 से डिवाइड कर दो, 27। फिर इसको, क्योंकि 5 से बड़ा है तो फिर से करो,
तो क्या आया, पंजे 27, फिर से 5 से करो, अब हो गया, इनको ऐड कर दो, 27 5 32 33 जीरो होंगे, 33 जीरोस होंगे। ये सब तरीके हैं बेटे, इनको प्लीज जा करके अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना ये टेक्निक्स, राइट। मैं इसको बहुत अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा अभी, अभी क्या शायद कभी नहीं, राइट, बट यस यू गेट माय पॉइंट आई होप। 33 जीरो इस तरह से तुम निकाल सकते हो यहां पे। अब हम लोग आ रहे हैं बेटे अपने क्वेश्चन नंबर 71 पे। फिर से दो पैसेजेस आए, ये था तुम्हारा पोचिंग से संबंधित, राइट। अवैध शिकार की बात यहां पर की गई है और हमसे पूछा गया कि कौन सा भैया तर्क संगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है, राइट। बी और सी आसानी से कटना चाहिए और ए और डी में डी बेहतर आंसर है, क्योंकि जिस तरह से बता रहे हैं ना कि भाई वो जो एक्टिविस्ट, ये जो तुम्हारे ये हैं क्या कहते हैं इधर जो लोग वाइल्ड लाइफ में काम करते हैं, जैसे क्या बोला जा रहा है उनको बता रहे हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनको लगता है कि यार अगर कोई जैसे मान लो पोचिंग का केस हुआ तो उनको लगेगा कि यार अब पूरा इतना बड़ी लिखा पढ़त हो, हम बताएं, फिर उनको अरेस्ट करें, फिर उनको पहचानने कोर्ट में जाएं, फिर फलाना वहां जाके इतना लंबा केस चलेगा, तो उन लोगों को लगता है कि दिस इज टू मच ऑफ हैरेस, हैरेस नहीं कहूंगा, मतलब टू मच ऑफ वेस्टेज ऑफ देयर टाइम, उन्हें लगता है कि नहीं ये नहीं करना है, तो इन पछड़ों में फंसते ही नहीं है वो लोग। तो वो कहना क्या चाह रहा है कि भैया हमको रेगुलेशन करके इंटरनल एक्सटर्नल प्रोटोकॉल सही करने हैं, प्रोसीजर सही करना है हमें अपना, वो बात तुम्हारी ऑप्शन डी में आ रही है और इसी वजह से वो ए से बेहतर है। ए भी कुछ उसी लाइन पे बोल रहा है, बट वो सिंपली बोल रहा है स्ट्रिक्ट स्टेप्स। यहां पर तुम्हें बताया जा रहा है कि भैया जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनको सही करिए अपने आप, राइट। 71 आंसर विल बी डी। 72 देखो, भगवत गीता के बारे में बात हुई और डेथ की बात हुई, एक इंटरेस्टिंग पैसेज था ये भी। मौत से ठन गई, अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता। मौत कब तक चलेगी, एक पल शायद दो, मैं जी भर के जीता हूं, जैसा चाहूं मरूंगा, मैं वापस आऊंगा, मुझे जाने देने का कोई डर नहीं। बहुत ही गंदा ट्रांसलेशन। I have lived to the full, I'll die as I choose, I will return, I have no fear of letting go। ये तुम्हारा बहुत प्यारे से 72वें क्वेश्चन में जो ऑप्शन डी है ना बेटे, वो बहुत प्यारा है। वो यही बात कह रहा है कि डेथ तो भैया एक मोमेंट की है, लाइफ इज अ जर्नी, तो वो तुम्हें ऑप्शन डी में 72 के दिख जाएगा। और ए बी सी जो है ना वो बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं है, वो पैसेज के एसेंस को नहीं पकड़ रहे, राइट। तो डी जो है वो तुम्हारा बेस्ट है। 73वें का आंसर है बेटे टाइगर, डियर, जीब्रा, ये भी वही था, वैसा ही था। लेस देन ग्रेटर देन वाले साइन बना के करोगे, इक्वल टू वाले तो बहुत प्यारे से आराम से निकलते हैं क्वेश्चंस यार, इनको गलत करके मत आना। इसका आंसर है ऑप्शन बी। 74वां क्वेश्चन बेटे, 4:10 हो रहा था, घड़ी को इन्होंने शीशे में देखा तो 4:10 कैसे होता है देखो। जैसे मान लो ये घड़ी है, नहीं हाँ बनाते हैं घड़ी ऐसे, चलो तो ठीक है, 4:10 कैसे होगा। छोटी सुई होगी कुछ ऐसी, बड़ी होगी ऐसी, ऐसी कुछ 4:10 होगा कुछ, है ना। जब इसको पलट शीशे में देखोगे तो ये इधर आ जाएंगी, तो ये बन जाएगा 7:50, राइट, 7:50 हो जाएगा। ऐसे करके इसको समझ सकते हो। ऑप्शन बी 74 का तुम्हारा आंसर निकल आएगा। 75 अगर देखोगे बेटे, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, 5 डिजिट नंबर कितने बना सकते हैं हम, कोई रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। 5 डिजिट का बनाना यानी कि यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 0 1 2 ऐसे करते करते 9 तक ले सकते हैं, टोटल 10 डिजिट हो गए। यहां पे रखने के कितने ऑप्शन है, केवल 9 ऑप्शन है। जीरो नहीं रख सकते क्योंकि 5 डिजिट का बनाना है, मैं जीरो रख दोगे तो 4 डिजिट हो जाएगा। यहां के कितने ऑप्शन है, फिर से 9 है, क्योंकि एक नंबर गया और एक जीरो आ भी गया।
यहां पे 8 बचेंगे क्योंकि रिपीटिशन नहीं होना है, फिर 7 बचेंगे, फिर 6 बचेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर निकल आता है। आंसर निकल के आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन डी, 27,216, 27,216। फिर देखो पासे का भी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, ये भी प्यारा क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन है, आंसर है इसका बी, आंसर निकल के आएगा बच्चा बी, 1/4। 77th, ये भी अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको आप। शालू की रैंक पूछी जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई शालू से नीचे कितने लोग हैं क्लास में, शालू की रैंक से नीचे कितने लोग हैं। तो भैया वो नीचे से 51वीं है, यानी कि उसके नीचे 50 लोग बैठे होंगे यार, ये तो हम पढ़ के कर देंगे शांति से, है बात सही कि नहीं? तो 77 का आंसर होगा सी। 78th क्वेश्चन, ये भी मैं चाहूंगा कि तुम लोग इसको थोड़ा अपने किसी एक्सपर्ट क्वांट के गुरु से जान लेना, समझ लेना। इसके भी शॉर्टकट्स होते हैं बहुत सारे प्यारे प्यारे, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। आप ऑप्शंस को देख के ही कर देंगे सॉल्व, एक बार जान लीजिएगा। 40 लीटर सोल्यूशन है पानी और दूध का, 64%, 40 का 64% निकाल दो, यानी कि उतना दूध है। तुम्हें एक ऐसा सोल्यूशन बनाना है जिसमें जितना भी दूध आए वो केवल 44% हो। निकाल देना तड़ से इसका उत्तर, है ना? निकाल सकते हैं इसका उत्तर हम लोग शायद, है ना? आंसर इसका आएगा, हमें 40 लीटर में 18 लीटर, 18.18 लीटर पानी डाल दोगे तो वो जो अभी तक 64% था वो घट के अब केवल 44% दूध रह जाएगा, बाकी सब पानी। राइट, ऐसे करके इसे सॉल्व किया जाता है बच्चा। 79th, ये भी देखो रेशियो का है, इनकम एक्सपेंडिचर, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस जरूरी है। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ठीक है। और जो आखिरी क्वेश्चन तुम्हारे इस का था, ये भी वही तुम्हारा था। देखो भाई, इससे तेज दौड़ता है, ये उससे धीरे दौड़ता है, तो बताओ सबसे धीरे सबसे तेज कौन दौड़ता है? इसी टाइप का क्वेश्चन था ये भी। इसको भी पढ़ के हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ये तुम्हारे 80 प्रश्न थे। मुझे लगता है कि इसमें 33% हम लोगों को आराम से, दैट नोट, थैंक यू।